छत्तीसगढ़ को मिल ही गया नया नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी की नजर मिशन 2023 पर। पहले बदला अध्यक्ष, अब नेता प्रतिपक्ष। चेहरों में छिपे सियासी समीकरण। नारायण चंदेल अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष होंगे। बीजेपी ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी कुछ सोच समझकर ही दी है। पहले सुनिए नया पद मिलने पर नारायण चंदेल की प्रतिक्रिया। हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। निशाने पर कांग्रेस है। तैयारी 2023 के विधानसभा चुनाव की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने पहले अध्यक्ष बदला, अब नेता प्रतिपक्ष भी चेंज कर दिया। आइए आपको बताते हैं इन चेहरों के पीछे छिपी सियासी समीकरण की रणनीति। अरुण साव बिलासपुर से सांसद है और नारायण चंदेल जांजगीर से बीजेपी के विधायक हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव साहू समाज से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कुर्मी समुदाय से आते हैं। दोनों ओबीसी के बड़े नेता हैं। साहू समाज 22 से 25 सीटों पर सीधा निर्णायक भूमिका निभाता है। कुर्मी समाज 12 से 15 सीटों पर प्रभाव डालता है। इस तरह कुल 90 सीटों में करीब 40 सीटों पर ओबीसी वर्ग का असर है। इसी पर बीजेपी की नजर है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, अब नेता प्रतिपक्ष भी बदलने की बात हो रही, मगर जो भी बदल लें, मगर इनके बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को 15 साल सत्ता में रहने के बाद उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी कारण आज सिर्फ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटर्स 50% से ऊपर है और कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुर्मी समाज से आते हैं। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने ओबीसी के 2 बड़े नेताओं को पार्टी का चेहरा बना दिया है। अब देखना होगा ये चेहरे बीजेपी की नैया को पार लगा पाते हैं या नहीं। नारायण नारायण, यूं तो नारायण पूरे सृष्टि का कल्याण करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले नारायण क्या बीजेपी का कल्याण कर पाएंगे? आज ताजपोशी के बाद यह सवाल सियासी गलियारों में खूब उछल रहा है। यूं तो कई दिनों से नारायण चंदेल के नाम पर अटकलें लग रही थी। वजह भी बेहद साफ थी, एक तो ओबीसी चेहरा और दूसरा संघ की पसंद। पेच जो एक ही फंस रहा था, बस यही था कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक ही संभाग से कैसे। हालांकि आज बीजेपी के सीनियर लीडरों की बैठक में उस पेंच को भी सुलझा लिया गया। इसके बाद खुद धर्मलाल कौशिक ने विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम को आगे बढ़ाया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 बड़े नेता और विधायक पुन्नूलाल मोहले और ननकीराम कंवर ने नारायण चंदेल के नाम का समर्थन किया और फिर विधायक दल का नेता नारायण चंदेल को चुन लिया गया। होता हर बार ऐसा ही है, नए नेता के चुने जाने के बाद जश्न मनता है, तालियां गूंजती है। ठीक वैसा ही भाजपा के उस विधायक दल की बैठक में भी हुआ। तो मान लिया जाए कि अब नारायण चंदेल के नाम पर सभी एक राय बन गया है, या फिर शीर्ष नेताओं के सामने एक साथ होने का केवल दिखावा किया जा रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भाजपा ने पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बदला और अब नेता प्रतिपक्ष, दोनों ओबीसी वर्ग से। तो क्या यह सोची समझी रणनीति है? भाजपा की प्राथमिकता में आदिवासी वोट बैंक की बजाय अब क्या केवल पिछड़ा वर्ग आ गया है? क्या भाजपा का फोकस अब केवल मैदानी इलाकों तक रह गया है, या फिर पर्दे के पीछे बीजेपी अंदर खाने अलग ही गणित तैयार कर रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि भाजपा के इस नारायण से क्या बीजेपी का कल्याण होगा? क्या 2023 में पूरा प्रदेश नारायण नारायण करके बीजेपी का कल्याण करता नजर आएगा? तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, चेयरमैन है मीडिया पीसीसी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंहदेव जी, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, जो हमने टाइटल दिया है नारायण नारायण, उससे कितने सहमत हैं आप? तो क्या अभी मान लिया जाए कि नारायण चंदेल जो हैं वो कल्याण करेंगे? दोनों ही कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिएगा ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और एक जो है नारायण चंदेल
वो कुर्मी नेता कहलाते हैं, और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं अरुण साव, तो वो साहू समाज से आते हैं, वो भी ओबीसी चेहरा है। जब कुर्मी चेहरे को कुर्मी चेहरे से ही आपको हटाना था, दोनों को रिप्लेस करना था, तो धर्मलाल कौशिक क्या बुरे थे अनिरुद्ध जी? क्या उन्होंने काम नहीं किया? दोनों का संसदीय ज्ञान हम देख लेते हैं, एक विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों का संसदीय ज्ञान बहुत अच्छा है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या उम्मीद लग रही है नारायण बेड़ा पार लगा पाएंगे? देखिए, आपने आज जो अपना जो है इस कार्यक्रम का शीर्षक दिया है नारायण नारायण, और दूसरी बात जो है कि आज जो है परिवर्तन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यालय में एक बात ये गूंज रही थी, अरुणोदय तो हो चुका, अब नारायण का चमत्कार बाकी है। देखिए, जो है आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं और धर्मलाल कौशिक जी को लेकर जो आप कह रहे हैं, भी खुलकर तो कोई चीज़ सामने नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तालमेल का अभाव है। और एक जो परिवर्तन की बात जो चल रही थी, तो उसमें एक जो है अरुण साव जी पहला परिवर्तन हुआ, और आज आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, तो आपने बिलासपुर संभाग को शब्द पे बहुत जोर दिया कि दो नेता दोनों बिलासपुर संभाग से। और जहां तक कि देखिए अंदर खाने की खबर है, खुलकर तो ये नहीं आया कि जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो अभी अजय जामवाल जी जो बने, तो अजय जामवाल जी क्या है कि सीधे सीधे कार्यकर्ताओं तक गए और उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी अभी पहला तो उनका वही सवाल था जो पहली बैठक में कि हम क्यों हारे, और बाद में जो अंदरूनी तौर पर उन्होंने बातचीत शुरू की, तो उन्होंने ये जानने की जो भी जाना, उसके बाद फिर उनका यही सवाल था कि किस तरीके का क्या प्रयोग होना चाहिए। तो ज्यादातर जो है तीसरी और चौथी श्रेणी में जो है, मतलब नीचे पंक्ति के जो है नेता और कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जो भी रखें वो कम से कम पूर्व में मंत्री ना रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को लाएं कि जिससे सीधे कनेक्टिविटी हो सके। तो ये सब बातें जो है दिल्ली में गई, और फिर वहां से जो है बंद लिफाफा आया, और आज जो सीधे सीधे जो है नारायण चंदेल जी का नाम ओपन हो गया। और ये भी देखिए कि संयोग की बात है कि जब धर्मलाल कौशिक जी विधानसभा अध्यक्ष हुए थे 2008 में, तो धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष हुए, तो नारायण चंदेल जी उपाध्यक्ष हुए। और दूसरी बात जो है कि वहां पे 2008 का जो परिदृश्य था, तो उसमें जो बजट सत्र, पहला बजट सत्र हुआ, तो राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ था, तो उसमें जो है कृतज्ञता ज्ञापन, राज्यपाल जी के कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत नारायण चंदेल जी से हुई थी। तो मतलब है कि पार्टी जो है कहीं ना कहीं शुरू से उन पर भरोसा करती रही है। मेरे साथ अनुराग जी भी जुड़े। अनुराग जी, अंदर खाने क्या कुछ और चल रहा है क्या? यही जो जैसे ही मैसेज वायरल हुआ कि अब नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल होंगे, साफ तौर पर यही उसमें मैसेज में चल रहा है कि सिर्फ मुखौटे हैं, पर्दे के पीछे कोई और खेलेगा। तो क्या वाकई में केवल मुखौटा है ये दोनों, कि इन्हीं दोनों के सहारे 2023 की नैया भारतीय जनता पार्टी पार लगाना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक टीम स्पिरिट के साथ काम करती है, और किसी भी फुटबॉल टीम या किसी भी टीम में ये तय करना कि कौन किस जगह पर खेलेगा, ये पार्टी हाईकमान का काम है। पहले कौन फॉरवर्ड खेलता था, वो कौन बैक में आ जाएगा, कौन सेंटर खेलेगा, ये सब पार्टी हाईकमान तय करती है। और उस आधार पर चूंकि चुनाव अब हमारे पास नजदीक है, और उसको लेकर पार्टी ने ये कवायद, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, ये शुरू की है। सभी की अलग अलग भूमिका तय की जा रही है, कौन कहाँ पर रहेगा। तो निश्चित रूप से यदि अरुण साव जी की कोई भूमिका तय की गई है, नारायण चंदेल जी की कोई भूमिका तय की गई है, तो धर्मलाल जी की भूमिका भी तय किया जाना है, विष्णु साय जी की भूमिका भी तय किए जाना है। तो स्वाभाविक रूप से सभी को अलग अलग पेस पर काम करने के लिए और पूरे आक्रामकता के साथ आने वाले जो समय है उस पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में कैसे बने और कैसे हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को परास्त कर पाए, इस पर फोकस होगा। तो अनुराग जी, ये धर्मलाल कौशिक जी आक्रामक नहीं थे आपके हिसाब से? नहीं, आक्रामकता का प्रश्न ही उठता है। मैंने कहा ना कि अलग अलग स्थान में अलग अलग भूमिकाएं होती है, अलग अलग समय पर भूमिका होती है। तो उस भूमिका को तय करने का काम अभी हमारा लीडरशिप कर रही है, और उसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नेताओं को भूमिका रखी गई है। तो अब हमारा जो समय है वो उसमें हमने जो कवायद है हमारी चुनाव की, उसमें हमने ये बदलाव, दोनों प्रकार के बदलाव, और जो आने वाले समय में जो कांग्रेस के सामने जो हमारी चुनौतियां रहेंगी, वो सारे मुद्दों को, और 24 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और एक बड़ा प्रदर्शन है। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी का होमवर्क है, और मैं मानता हूं कि इसको लेकर
पार्टी काफी जीरो ग्राउंड पर कंसंट्रेटेड है और हम एक अच्छे परिणाम की तरफ बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है और यही हमारा फोकस है और इसमें पूरी टीम एकजुट है। बिल्कुल ठीक। सुशील आनंद जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आक्रामक चेहरा लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी का कहना है, ओबीसी चेहरा है, मतलब साफ है 2023 का चुनाव इन्हीं दोनों चेहरों के सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाह रही है। लक्ष्य एकदम साफ है, दोनों का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, दोनों एकदम एक ही बात कर रहे हैं, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना, क्योंकि उनको ही मालूम है 2020 खेलना है, 50 ओवर का मैच अब है नहीं, परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 15 सीटों पर 2018 में सिमटी थी, अब नए चेहरे लाए गए। कितना आक्रामक लग रहे हैं ये दोनों नए चेहरे आपको 2023 के लिए? अब कितने आक्रामक हैं ये छत्तीसगढ़ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। दोनों के साथ में दिक्कत है कि दोनों पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारी सरकार के कामों से और हमारे संगठन की मजबूती से डरी हुई है, घबराई हुई है। कोई भी संगठन 3.5 साल में ये 4 अध्यक्ष बदलती, 3 अध्यक्ष बदल के चौथे को मौका दिया गया है। 3.5 साल के अंदर में आप नेता प्रतिपक्ष बदल डालते हैं, तो कहीं न कहीं इस बात को द्योतक है कि हमारी सरकार मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, उसके सामने इनके पास में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको सामने ले आ सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आदित्य जी, मैं आपको बता दूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अभी तक 2018 के चुनाव के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को हटाने का कारण क्या है? यदि उनको हटाया गया तो नारायण चंदेल जी को क्यों अवसर दिया गया? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी बिलासपुर संभाग से आते हैं, नारायण चंदेल भी वहाँ से 80 किलोमीटर दूर जांजगीर चांपा से आते हैं, उसी संभाग के आते हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं। जाति समीकरण देखेंगे जिस वर्ग से धरमलाल कौशिक जी आते थे, फिर उसके बाद उनको क्यों हटाया गया? दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2018 के पहले 15 साल के कुशासन से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। जो 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार वाली, कमीशन खोल वाली सरकार चलाई थी, उस सरकार के लेवल से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं और धरमलाल कौशिक के रहते या विष्णुदेव साय के रहते उस लेवल से इनका ध्यान नहीं हट पा रहा था। और उसके 3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। रमन सिंह जी के ऊपर में 3 बड़े आरोप लगे। एक अंतागढ़ का, जिसके लिए SIT बनी, दूसरा नान घोटाले का, जिसके लिए SIT बनी, और तीसरा जीरम कांड का। तीनों ही मामलों की जांच को रोकने के लिए धरमलाल कौशिक माननीय हाईकोर्ट गए थे। तीनों ही मामले के SIT की जांच रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष, जबकि यदि इनमें साहस होता तो जांच का सामना करते, लेकिन जांच को रोकने के लिए, कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेने के लिए, तो इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझ गया कि जो पिछले 15 साल तक भ्रष्टाचारी लोग थे, वही लोग फिर से संगठन में बैठे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा कवायद की जा रही है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 52 के 52 पत्ते दागदार हैं। किसी को भी बना ले, हमारे तुरुप के इक्का के सामने इनकी नहीं चलने वाली। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री योजनाएं ला रहे हैं, जिस प्रकार से 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में एक जनोन्मुखी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार बनी है जो युवाओं के लिए काम कर रही है, जो किसानों के लिए काम कर रही है, जो मजदूरों के लिए काम कर रही है, उस सरकार के सामने जो आदिवासियों के लिए काम कर रही है, जिस प्रदेश की 32% आदिवासी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित किया, जिसको कि आदिवासी समुदाय, विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी अध्यक्ष को हटाया गया। बहुत बड़े नेता है ननकी राम कंवर। भारतीय जनता पार्टी के इस पीढ़ी के जितने नेता हैं उनके सामने बौने और बच्चे हैं, लेकिन ननकी राम कंवर की दावेदारी को भी जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया गया तो ये कल्पना की गई थी कि कहीं ननकी राम कंवर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ मुर्मू को आगे करके बाकी देश भर के आदिवासियों को छलने का काम कर रही है, आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। अनुराग जी, 52 के 52 पत्ते दागदार हैं, कहना है सुशील आनंद जी का, जवाब देंगे कुछ? नहीं, देखिए अब दागदार कौन है और कौन नहीं है ये तो 23 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार की हिटलर शाही इनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर चल रही है, और न तो नंबर 2 की चल रही है मंत्री की, न इनके प्रदेश अध्यक्ष की जो दुर्गति है ही है। प्रदेश अध्यक्ष आए दिन रोना रोते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, और जिस तरीके से ट्राइबल समाज को इन्होंने उपेक्षित किया है जगह जगह पर, जिस तरीके से सिलगेर में इन्होंने आदिवासियों पर गोली चलवाई,
जिस तरीके से इन्होंने हमें ने हटाया है, अध्यक्ष आपने हटाया, आदिवासी दिवस के दिन हटाया। अरे अनुराग जी एक अध्यक्ष, दो आदिवासी विधायक थे, किसी एक को तो मौका दे दिया होता भाई साहब। 32% आबादी है, 32% आबादी, आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? अरे मुर्मू जी को बना दिया आपने, 15 साल तक आदिवासियों का शोषण किया, 15 साल तक आपने बस्तर के आदिवासियों का शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया, और 5.5 लाख से अधिक पदाधिकार पट्टों को लंबित रखा, और आज स्थिति ये बनी कि एक अध्यक्ष, अरे एक दिन का इंतजार किए होते। अरे नंदकी राम कंवर जी में क्या कमी है? सन 2000 में आपने जो 2003 में आपने नंद कुमार साय के साथ जो छल किया था, उस छल को आज आपने नंदकी राम कंवर के साथ किया। वही छल आपने विष्णुदेव साय के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी चारित्रिक रूप से आदिवासियों के विरोधी है। प्रदेश का आदिवासी, अरे मोहन मरकाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, समर्थ प्रदेश अध्यक्ष है, समर्थ प्रदेश अध्यक्ष है, और जब से बने हैं हम आपके टाइप का हटाने और उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ताश के पत्ते टाइप का फेंक के नेताओं की दुर्गति कर रहे हैं। अरे कुछ तो आपने नेता बनाया, कुछ तो सम्मान रखना था। बेचारे धर्मलाल कौशिक हटा दिए गए, ये कोई बात हुई? आप विक्रम मुसेंडी हटा दिए गए, नंद कुमार विष्णुदेव साय हटा दिए गए। अरे कर्म करें रमन सिंह, भ्रष्टाचार करें रमन सिंह, और हटाए आप बेचारे इन आदिवासी नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देव की चिंता करिए, बाकी और जो आपके यहाँ उपेक्षित। चलिए अनुराग जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ अनिरुद्ध जी भी जुड़े। अनिरुद्ध जी एक बात बताइए, जो बात बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही है, दोनों ओबीसी समुदाय, मतलब आदिवासी समुदाय से कोई नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ की परिपाटी रही है, या तो नेता प्रतिपक्ष आदिवासी रहा है या प्रदेश अध्यक्ष, कोई ना कोई एक पद, बड़ा पद जो है वो आदिवासी को जाता है। आदिवासी समाज में एक आपने राष्ट्रपति बना दिया मुर्मू जी को, और ये भी कहा जाता है कि राज्यपाल भी आपके आदिवासी, तो चलिए आदिवासी वर्ग को आपने संतुष्ट कर लिया। लेकिन कुर्मी के बदले जब कुर्मी ही बनाना था, तो ये फेरबदल की जरूरत क्या थी? और सबसे बड़ी बात है, आप खुद जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नए बने अरुण साव, मतलब बेहद साफ है उनकी पूरी टीम नहीं बनेगी, जिला अध्यक्ष तक नए बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष अब 2 ही आपके पास है मेजर, अभी मानसून सत्र आएगा और उसके बाद एक आपका जो आएगा बजट सत्र, उसके बाद वैसे भी सब कोई चुनावी मोड पे आ जाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए समय है इन दोनों लोग के पास, ऐसा लगता है आपको? या ऐसा तो नहीं है कि एक फिर वही बात जो बाकी लोग कह रहे हैं, मुखौटा केवल है, पीछे खेल कोई और खेलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा अपन पीछे चलें। जहाँ तक कि ये जो है बात नेता प्रतिपक्ष की, और आज का दिन जो है चर्चा का यही है। आप याद करिए कि जब 2018 में जो है नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी के केवल 15 लोग जीत कर आए 70 में, तो उस समय जो है आलम यह था कि किसको बनाया जाए, और इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। और उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की चली थी, और उन्होंने जो है जब चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी, और नेता प्रतिपक्ष बनने का जो अवसर भी जो है डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिलवाया। और वहां पे जब मैं जहां तक समझ रहा हूं कि उस बैठक में अधिकांश विधायक असहमत थे, और उधर सदन चालू हो गया था, मतलब नई सरकार बन रही है, सदन चालू है, और आधे घंटे तक के जो है भारतीय जनता पार्टी की जो दीर्घा थी, वहां पे जो उनकी कुर्सियां थी वो खाली थी। यही तय नहीं हो पा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष कौन। और वहां जो है मीडिया के थ्रू ये भी बात सामने आई थी, उसमें यह कहा गया था कि आप धर्मलाल कौशिक जी को छोड़कर हम में से किसी को भी बना दो, वो स्वीकार्य होगा। तो वो एक दृश्य। और दूसरी बात जो है, आपने कहा ना कि आदिवासी वाली बात, और जो है फिर कुर्मी, और फिर ये साव वाली बात जो है ओबीसी मतदाताओं को साधने की जो बात हो रही है। आज भूपेश बघेल जी निस्संदेह बहुत बड़ा चेहरा हो गए। 2013 तक के यहाँ पे बहुत बड़े चेहरे कॉम्पीट कर पाएंगे भूपेश बघेल के चेहरे को? देखिए, कोशिश तो यही है, कोशिश तो यही हो रही है। आप देखिए ना, 2013 के मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे जोगी जी कांग्रेस का चेहरा थे, मोतीलाल वोरा जी थे, डॉक्टर चरणदास महंत थे, नंद कुमार पटेल जी बहुत बड़ी हस्ती थे। और 2013 के आसपास की बात है, उस समय वो केवल समन्वयक थे भूपेश बघेल जी। किसने सोचा था कि आने वाले समय में जो है स्टेट का इतना बड़ा चेहरा हो जाएंगे, और आज वही स्टेट के रहते रहते देश में भी एक अलग पहचान रख रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि उस साधने के लिए आज जो है आदिवासी मुद्दा इसीलिए थोड़ा सा किनारे हो गया, और कुल मिला के बात ओबीसी वर्सेस ओबीसी हो गई है। लगता है अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं फिर से चलता हूं, अनुराग जी आ गए शायद। अनुराग जी, ये जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सेकंड लाइन भारतीय जनता पार्टी आज तक डेवलप नहीं कर पाई, एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा। ये सेकंड लाइन डेवलप हो रही है। अरुण साव आ गए प्रदेश अध्यक्ष बनके, नारायण चंदेल जो है अब वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे,
सेकंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं, आपके जैसे चेहरे, ओपी चौधरी के जैसे, ये जो चेहरों को जो प्राथमिकता मिलनी थी मिली नहीं। बदलाव ऐसा नहीं लगता कि और पहले होना था? समय है नहीं इस बदलाव को एक्सेप्ट कराने में? जनता, आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर खुश नजर आ रहे हैं, जिनसे भी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं बदलाव बहुत जरूरी था, लेकिन वो समय बहुत कम है, 1.25 साल का समय है इस टीम के पास, बिल्कुल 2020 से भी कम समय अब इन दोनों खिलाड़ियों के पास बच गया। अनुराग जी, देखिए आदित्य जी, मैं तो मानता हूँ किसी भी राजनीतिक दल ये जो विपक्ष का समय है उसके नेताओं को पॉलिश करने के लिए, उस नेताओं को निखारने के लिए बहुत अच्छा समय लगता है, और इसलिए इसमें इस स्तर पर भी आप वर्किंग करें, निश्चित रूप से आपके अंदर वो निखार आता है। तो नेता भी विपक्ष से ही पैदा होते हैं, ये भी इतिहास रहा है कि नेता यदि पैदा होते हैं विपक्ष से पैदा होता है। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी में तो अच्छी खासी बहुत अच्छी खासी पार्टी है, तो लगातार कंटिन्यूअसली उनको अवसर मिल रहा है, विधायक की टिकट मिल रहे हैं, मेयर की टिकट मिल रहे हैं, और लगातार उनको संगठन में स्थान दिया जा रहा है। और ये एक तरीके से पूरा महत्व एक पार्टी में हमारे युवा चेहरों को दिया जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये जो 1.25 साल है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, और इसमें एक बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाने वाली है, उसकी पीढ़ी निभाने वाली है। और हम तो मानते हैं कि 10-15 साल में हमने कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस खो दी थी विपक्ष की, वो हम बहुत अच्छे से अभी कर रहे हैं, ये हमको इस बात का प्रसन्नता भी है। बिल्कुल। अनुराग जी, 2019 के पहले, जब आपको याद होगा 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तो जब अरुण साव का नाम आया था तो हम सब पत्रकार ढूंढ रहे थे आखिर अरुण साव है कौन, कौन है अरुण साव, कोई जानने पहचानने को तैयार नहीं, बिलासपुर में कोई जानता नहीं था। नारायण चंदेल जी एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार हार जाते हैं। इन दोनों का जो चेहरा आप लोगों ने सामने रखा है, क्या वो चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को मात दे पाएगा, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि अरुण साव जैसे अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, और जब समय आता है तो ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी तुरंत स्थान देती है। अब ये कांग्रेस की बात अलग है कि गांधी परिवार के अलावा या बिना उनके हुक्म के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अध्यक्ष में यदि कोई नाम आएगा 3 का, तो सुशील जी सुन रहे हैं, जवाब देंगे आपकी बात नहीं सकता है। और ये राष्ट्रपति बोलते हैं, ट्राइबल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलने वाले ये कांग्रेस में, इनके नेता प्रतिपक्ष, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और इनको क्षमा और खेद प्रकट करना चाहिए छत्तीसगढ़ के 32% आदिवासियों से, जिन्होंने एक राष्ट्रपति को, इनके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन जी ने उनको राष्ट्रपति कह के संबोधित किया। इसके लिए प्रवक्ता के नाते सुशील आनंद जी को क्षमा मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के 32%। सुशील जी फाइनल कमेंट चलो बंद करें तब। जी अनुराग जी, बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं, फिर समय हो गया। जी सुशील जी। देखिए आदित्य जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय दिग्भ्रमित हो चुकी है, और भरोसे और विश्वास का संकट इनके अंदर में है। ये अपने नेताओं पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ये है कि जो इनके तगड़े पहलवान थे वो या तो चुनाव या तो मैदान के बाहर हो चुके हैं, या खुद इन्होंने विड्रॉल कर लिया है। अब नए चेहरों को सामने ले आके सोच रहे हैं कि अपने भ्रष्टाचार को छुपा लेंगे, तो जनता इनके कुशासन भ्रष्टाचार को भूलने वाली नहीं है। 15 साल बाद जनता को एक अच्छी सरकार मिली है, जिस सरकार के पास में बेहतरीन योजनाएं हैं। आज जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 22% बेरोजगारी दर थी। आज हमारी सरकार के समय बेरोजगारी दर 0.08% है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जिस समर्थन मूल्य के लिए पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, भूपेश बघेल की सरकार किसानों को 2500 रुपए का समर्थन मूल्य दे रही है। ग्रामीण मजदूरों को ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना 2500 रुपए देते थे, 2500 रुपए देते थे ये तेंदुपत्ता संग्राहकों को, हमारी सरकार 4000 रुपए दे रही है। जिस बस्तर में शोषण का प्रयोगशाला बना के रखे थे बस्तर के आदिवासियों को, ये जेल के सीखतों में बैठे थे, आज हमारी सरकार उन बस्तर के आदिवासियों को उनके अधिकार को बहाल करने का काम कर रही है। आज बस्तर में खनिज चयन बोर्ड का गठन किया गया है। आज बस्तर के आदिवासियों की जमीनें वापस की गई है, उनके 4.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों को दिया जा रहा है। इस सरकार के सामने जिनके सारे के सारे नेता बने, इनके पास में भूपेश बघेल के कद का कोई नेता नहीं है, इनके पास में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पे कोई भी योजनाएं नहीं है, इनके पास में नेता नहीं है, इनके पास में नीति नहीं है, इनके पास में नीयत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि पिछले 3.5 साल में हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के 1 रुपए के भी डॉक्यूमेंट्री आरोप
भारतीय जनता पार्टी लगाने का साहस नहीं कर पाई है। ये बड़ी उपलब्धि है भूपेश बघेल। देखिए 2023 का रणनीति बहुत साफ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ओबीसी के ऊपर पूरी तरह से दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। अब वो दांव कितना सफल हो पाएगा ये तो 2023 का चुनाव बताएगा, लेकिन एक बात बेहद साफ है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आपको एग्रेसिव मोड पर भी दिख रही है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में लौटती हुई दिख रही है। एक बदलाव निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का भी कहना था, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव से निश्चित तौर पर कितना फायदा होगा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन बदलाव बेहद जरूरी। तो आज की चर्चा में आप सभी लोगों मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।